Now, we have amongst us Uday Pratap Singh ji, distinguished poet, ex-MP Rajya Sabha, and ex-President Hindi Sansthan amongst us, whom we'd like to invite on stage for an informative session. This session will be moderated by Ashish Yadav ji, member, Progressive Council. फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, मुझे एक वाकया याद आता है जहां मैंने पढ़ा था कभी कि एक बार नेहरू जी और दिनकर जी साथ साथ में किसी स्टेज पर सीढ़ियां चढ़ रहे थे। सीढ़ियां चढ़ते वक्त नेहरू जी के कदम थोड़े से लड़खड़ाए और जैसे ही नेहरू जी के थोड़े से कदम लड़खड़ाए, उन्होंने अपना हाथ दिनकर जी के कंधे पर रख दिया। जैसे ही उन्होंने दिनकर जी के कंधे पर हाथ रखा तो उन्होंने दिनकर जी को धन्यवाद दिया और दिनकर जी ने कहा, जब जब लोकतंत्र लड़खड़ाता है साहित्य साथ देता है। तो हम उदय प्रताप जी से जानना चाहेंगे कि आज के परिवेश में आप बताएं साहित्य और लोकतंत्र का क्या रिश्ता है और किस तरह से साथ निभ रहा है। उदय प्रताप जी। धन्यवाद। मित्रों, जहाँ से आपने बात शुरू की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे एक गांव में आग लग गई थी तो उस गांव में सारे लोग भाग गए, केवल एक दो व्यक्ति रह गए। एक के पास आंखें नहीं थी और एक के पास पैर नहीं थे। तो उन दोनों ने कहा कि हम आपस में समझौता कर लें तो शायद बाहर निकल सकते हैं आग से। और वो जो जिसके आंखें नहीं थी उसके कंधे पर वो आदमी बैठ गया जिस पर पैर नहीं थे और वो अपनी आंखों से देखता रहा, वो अपने पैरों से निकलता रहा और इस तरह से दोनों बाहर हो गए। बिल्कुल यही रिश्ता राजनीति का है और साहित्य का है, क्योंकि मैं दोनों से परिचित हूँ। मैं 2 बार लोकसभा में रहा हूँ, राज्यसभा में भी रहा हूँ एक बार, और मैंने ज़िंदगी भर साहित्य की सेवा की है और साहित्य पढ़ाया भी है, उर्दू में भी लिखा, हिंदी में भी लिखा। तो मुझे पता है कि साहित्यकार के पास दृष्टि होती है और लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता। हम चाहें तो भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन करने वाला जो कुछ होता है वो राजनीतिज्ञ होता है। तो इसलिए इन दोनों का बड़ा गहरा रिश्ता है। अब आते हैं हम कि डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का भविष्य क्या है। पहले हम इसको शुरू से जान लें। मनुष्य जब से मानवता का इतिहास शुरू हुआ, विनोबा जी ने गांधी जी के बारे में कहते हुए एक बार कहा था कि अहिंसा का इतिहास सभ्यता का इतिहास है। मनुष्य जैसे जैसे सभ्य होता गया उसने हिंसा छोड़ी, उसने पशुपालन सीखा। आगे चल के और एक सभ्यता के यात्रा में एक पड़ाव आया जिसमें महावीर जी ने कहा कि जियो और जीने दो, खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी का जो मूल मंत्र है वो यही है, खुद जियो, दूसरों को ही जीने दो। होते होते तमाम दुनिया भर की बातें हुई और मैंने कभी किसी ज़माने में, लेकिन इससे एक और आगे बढ़ के बात हुई, खुद जियो दूसरों को जीने दो, वो तो बहुत ठीक है। लेकिन मित्रों, एक बात और याद रखना कि जब हम अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए दे देते हैं, वो ज़िंदगी जो होती है वो सार्थकता होती है। निराला जी के एक बार किसी ने पैर छुए तो निराला जी ने उसे आशीर्वाद दिया, मैं भी साथ था, और वो था कि तुम्हारा जीवन सार्थक भी हो और सफल भी हो। शुभमंगल सिंह सुमन बड़े साहित्यकार थे। हमने उनसे पूछा, हमने आदरणीय इन दोनों का ज़रा मूल अंतर बताइए। उन्होंने कहा, जब ज़िंदगी में हम अपने लिए सब कुछ कर लें वो ज़िंदगी की सफलता है, लेकिन जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं वो ज़िंदगी की सार्थकता है। तो सार्थकता ही ज़िंदगी का उद्देश्य है कि सफलता है, पहले तो ये तय होना चाहिए। इसलिए मैंने एक कविता लिखी थी कि 4 दिन की ज़िंदगी खुद को जिए तो क्या जिए, बात तो तब है कि जब मर जाएं औरों के लिए। तो ये जो औरों के लिए मरना है वो जियो और जीने दे को आगे की एक स्थिति है। फिर उसके बाद दुनिया का जो यात्रा हुई मानवता की, उसमें कभी फ्रेंच रेवोल्यूशन, कभी दोनों विश्व युद्ध के बाद, कभी कैपिटलिज्म का इंडिविजुअलिज्म, कभी मार्क्सिज्म का टोटलिटेरिज्म, ये सब चलते रहे और उन सब से मिलके जो निचोड़ निकला उससे हमारा संविधान बना।
और हमने कहने को तो हम ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा लिखित संविधान है, कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये इंग्लैंड के संविधान की एक तरह से उसका अनुरूप है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसमें बहुत सी सच्चाइयाँ जो हैं वो इनकॉर्पोरेट की गई हैं। तो उसमें सब पे हम इतनी गहराई से न जाके हम सिर्फ थोड़ी देर एक बात कहना चाहेंगे कि हम अपने प्रियम्बल पे आ जाएं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है उसमें साफ लिखा है कि हम हिंदुस्तान के लोग अपने ऊपर लागू करते हैं संविधान, और हम एक ऐसा गणतंत्र बनाना चाहते हैं जिसमें गणतंत्र में जो मुख्य उद्देश्य है गणतंत्र, रिपब्लिक, कैसा जो सेकुलर हो, जो सोशलिस्टिक हो और जो डेमोक्रेटिक हो। सोशलिस्टिक उसमें बीच में है, पहले कहता है कि सेकुलर, सोशलिस्टिक, डेमोक्रेटिक। अब ये इन तीनों में अंतर क्या है? कुछ अंतर नहीं है। ये जो तीन उसूल निकल के आए, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी, उसमें इक्वलिटी बहुत बड़ी चीज़ थी। मनुष्य और मनुष्य के बीच में किसी भी प्रकार का भेद न करना, ये सबसे बड़ा जीवन मूल्य है। और इस जीवन मूल्य को हमारे संविधान में इन तीन नामों से परोया गया। जीवन मूल्य एक है, मनुष्य और मनुष्य के बीच में बराबरी। जब वो बराबरी धार्मिक होती है तो उसे हम सेकुलरिज्म कहते हैं। जब वो बराबरी सोशियो इकोनॉमिक होती है तो उसे हम सोशलिज्म कहते हैं। और जब वो बराबरी राजनीतिक होती है तो उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। मेरा संक्षेप में कहना ये है कि सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, they are all based on one principle of equality between man and man. अब इनमें से एक भी गड़बड़ाई, और उसमें एक और है जो मुख्य बात है, वो रिपब्लिक है। जो हमारा इतना बड़ा देश, तमाम तरह की भाषाएं, तमाम तरह की शैलियाँ, तमाम तरह के जीवन दर्शन, तमाम तरह का खान पीन, यहाँ तक कि मौसम तमाम तरह के, उस देश में कोई यूँ कहे कि एक प्रकार की बात चल पाएगी, वो नहीं हो पाएगी। इसलिए वो बात बहुत ज़रूरी थी कि सब में बराबरी हो, सबको पूरे पूरे अधिकार हो। लेकिन बड़ी मुश्किल ये है कि ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ, हो सकता है बहुत विद्वानों ने कही है, मैंने भी कहीं से ऐसे अपने आप तो मेरे मन में नहीं आई, मैंने भी कहीं बीज रूप में सुनी थी, और वो ये है कि ये अन्योन्याश्रित है, ये इंटरडिपेंडेंट है। Secularism has got no meaning without socialism and democracy. Democracy has no meaning without the two. And socialism is the center of them. दुनिया में कुछ उदाहरण अगर आप दुनिया के इतिहास से ले लें, जैसे रूस से उदाहरण ले लें, बहुत बड़ी पावर, सोशलिज्म का सबसे बड़ा पैरोकार, उसका विघटन क्यों हुआ? बहुत से और कारण हो सकते हैं, मैं उन पे उस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ूंगा। बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण ये था कि देयर वाज नो डेमोक्रेसी वर्थ द नेम। वो जो आयरन कर्टेन थी, उस आयरन कर्टेन ने ऐसा प्रभावित किया सोशलिज्म को कि वो देश भी, वो रिपब्लिक भी विघटित हुआ, और वो सोशलिज्म की भी वो स्थिति नहीं रही जो होनी चाहिए थी। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, हमारे देश के एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ नेपाल है, एक हिंदू स्टेट है, एक मुस्लिम स्टेट है, और दोनों का लेवल ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? लेवल ऑफ डेमोक्रेसी दोनों का जो है वो आपको पता है, वो भी हम बहस नहीं करेंगे। हमारे हिंदुस्तान में एक बड़ी बात है कि हमारे हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म के भी समर्थक हैं, डेमोक्रेसी के भी समर्थक हैं, और सोशलिज्म के भी समर्थक हैं। और मैंने कहा कि सोशलिज्म बीच में है, बिना सोशियो इकोनॉमी के न सेकुलरिज्म पॉसिबल है, न डेमोक्रेसी पॉसिबल है। प्रकारांतर से अंबेडकर जी ने संविधान लागू करते समय कहा था कि ये हमारा संविधान सफल होगा कि नहीं होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इसका अर्थ क्या निकाले जाएंगे और इसे लागू कैसे किया जाएगा।
ये बात बहुत बड़ी बात कही थी। मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर सोशियो इकोनॉमिक बराबरी नहीं होगी, जिस पर अब पूरा सोशलिस्टिक थ्योरी जो है वो इसी पर करती है, तो जब तक वो नहीं, एक किसान है, मैं खुद एक गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरे घर भी ज़मींदारी थी, मुझे पता है, फिर मैं राजनीति में भी रहा, मैंने अध्यापक भी रहा, मुझे खूब पता है कि जो ज़मींदार जहाँ कहेगा वहाँ उसके जो नीचे रियाया है वो वोट देगी। मतलब कहने का क्या हुआ कि डेमोक्रेसी हैज़ नो मीनिंग अगर 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 सोशियो इकोनॉमिक बराबरी नहीं है। अब हिंदुस्तान में हम बहुत, हमारी बहनें भी बैठी हैं, जानती हैं कितने लोग हैं, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो इंडिपेंडेंटली वोट करती हैं, जहां पति कहेगा वहां वोट करती हैं, कम से कम बिना पढ़ी लिखी और जो गरीब महिलाएं हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि सोशियो इकोनॉमिक बराबरी सबसे बड़ी चीज़ है, और उसके बगैर कोई ये कहे कि सेकुलरिज्म चलेगा, सोशलिज्म चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन ये हमको ये सामना करना पड़ता है। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको, अगर आप पिछले आज से 70 साल के इतिहास में देखें कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा सेकुलरिज्म में विश्वास नहीं है पर डेमोक्रेसी में है। बहुत से ऐसे कहते हैं कि सोशलिज्म अब ख़त्म हो गया, सोशलिज्म में का अब कोई महत्व नहीं रह गया, सोशलिज्म तो आउटडेटेड हो गया, सोशलिज्म की कोई ज़रूरत नहीं है, डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। मेरा सिर्फ कहना यह है कि वो लोग, ऐसे लोग बड़े भ्रमित हैं, या तो उन्हें खुद पता नहीं है या वो दूसरों को भ्रमित करना चाहते हैं। बगैर सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी के न सेकुलर इक्वलिटी पॉसिबल है, न सेकुलरिज्म पॉसिबल है, न डेमोक्रेसी पॉसिबल है। इसलिए ये तीनों अन्योन्य आश्रित हैं और ये एक दूसरे की मदद करती हैं, और ये डेमोक्रेसी का भविष्य इसी पर है कि जब तक इन तीनों का बराबर महत्व समझा जाए और उन तीनों को बराबर महत्व दिया जाए, कोई भी सरकार हो, सबसे पहले ये देखे कि हमारी अब है क्या स्थिति। हमारे आंकड़े नहीं हैं, सरकारी आंकड़े कहते हैं कि इस देश के अंदर 70% लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो कि दोनों वक्त का भरपूर भोजन नहीं प्राप्त करते। इसी आपके आंकड़े बताते हैं कि जब एक अरबपति बनता है तो कई करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी की रेखा के नीचे चले जाते हैं। सवाल ये है कि 1990 तक इस देश के अंदर हमने संविधान के उस सोशलिस्टिक पैटर्न पे काम किया जिसमें यह था कि हम सोशियो इकोनॉमिक बराबरी को लाएंगे, लेकिन 90 के बाद कुछ समझौते हुए दुनिया के देशों से, और वो आपको पता है, आप सब लोग विद्वान हैं, वो लिबरलाइजेशन, वो ग्लोबलाइजेशन, वो बाजारीकरण, ये सारी की सारी चीज़ें जो थी ये सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी के विरुद्ध हैं। लेकिन मजबूरी है कि उनको लाया गया, और लाई गई तो उसका कुप्रभाव फिर पड़ेगा। फिर तो लोग कहेंगे कि सोशलिज्म की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर संविधान का जो सपना देखा था जो संविधान के निर्माताओं ने, वो सपना ये था कि ये तीनों संस्थाएं बराबर सम्मान पाएंगी और इन तीनों के संस्था के आधार पर इस देश के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा किया जाएगा, एक ऐसी सोसाइटी पैदा की जाएगी जो खुशहाल होगी, जो हमारा लक्ष्य था मोक्ष पाना। मोक्ष के अर्थ ये नहीं होते हैं कि आवागमन से मुक्ति मिल जाए, मोक्ष का अर्थ होता है कि इस दुनिया के दुखों से मुक्ति मिल जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी एक कविता है जिसमें मैंने कहा था कि चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। जो कोई भी, ये क्या कमाल है कि मैंने लिखा था कि जिसके पर्वत खेत घाटियों में अक्षय क्षमता है, जिसकी नदियों की भी हम पर माँ जैसी ममता है,
जिसकी गोद भरी रहती है, मिट्टी सदा सुहागिन है, उसी देश में एक कली भी भूखी यात भागिन है। तो चाहे तुम रेशम धारो या पहने खादी हो, पर तुम अपराधी हो। तो सवाल ये है कि कपड़े पहनने से, वाद विवाद करने से नहीं, इस देश के अंदर कितनी जनता सुखी है। एक बात, अंतिम बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। देश प्रेम क्या है? देश प्रेम ही किसे कहते हैं? देश कोई तस्वीर नहीं है भारत माता की, जिसको कि हमने वंदे मातरम बोल दिया या जय हिंद बोल दिया या भारत माता की जय बोल दी तो हम देशभक्त हो गए। देश उसमें रहने वाली उस रियाया का नाम है जो जिसकी वजह से वो देश कहा जाता है। अब जब कहें देश खुशहाल है, देश खुशहाल के क्या मतलब है? देश की रियाया खुशहाल है, देश के रहने वाले खुशहाल हैं, और जो देश के रहने वालों की सेवा करता है मैं उसे बड़ा देशभक्त मानता हूँ, बजाय उसके जो केवल देश की जय बोलता है। मैं इसलिए इन बातों को इसलिए कह रहा हूँ कि ये हो रहा है, और ये इसलिए हो रहा है, चाहे वो ध्रुवीकरण की, पोलराइजेशन की बात हो के लिए किया जाता हो, चाहे वो किसी काम के लिए किया जाता हो, लेकिन उसका अंतिम जो को प्रभाव पड़ेगा वो भारत के संविधान के उस सपने पे पड़ेगा जिसमें एक सेक्युलर सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने की बात की गई थी। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद। चूंकि समय का अभाव है, हम सवाल नहीं ले पाएंगे, पर मैं चाहूँगा अभिषेक जी आकर मोमेंटो दें और आदरणीय उदय प्रताप जी का आभार व्यक्त करें। अच्छा जी, हाँ, आजकल आपका ट्विटर पे काफ़ी जो सोशल मीडिया में चल रही है आपकी एक कविता, बहुत लोगों का निवेदन है। मित्रों, ये मैं शुरू से समाजवादी सोच का रहा। राजनीति में तो बहुत बाद में आया, पर मैं और मेरा जो अभी मैंने जो कहा, ये मेरा अपना सोच है। एक किसी दल का मुझ पर प्रभाव जो है वो तो अलग है, लेकिन जो मेरा साहित्यिक सोच है वो मेरा इंडिपेंडेंट है। ये कविता भी मैंने बहुत पहले लिखी, और मज़े की बात ये है कि ये कविता जो सारे दक्षिणपंथी अखबार कहे जाते हैं उसमें भी छपी थी, वो जो अभी मैंने सुनाई आपको। एक कविता मैंने लिखी। कुछ लोग ये समझते हैं कि हिंदुस्तान हमारा है और किसी का नहीं है, तो मैंने एक कविता लिखी, न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। आज के बहुत बड़े लक्ष्मी शंकर वाजपेयी मेरे बड़े मित्र हैं, बड़े साहित्यकार भी हैं, आकाशवाणी के डायरेक्टर भी रहे हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया कि आज नागपुर में किसी हिंदू घर में आग लग गई थी और एक मुसलमान भाई ने उसके बच्चों को बचाया और बाहर ले आए, लेकिन इसका ध्यान वहाँ के किसी अखबारों में नहीं छपा। ये डेमोक्रेसी के लिए ख़तरा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक आईने थे अखबार, वो आईने तोड़ दिए जाए तो वो बहुत स्थिति ठीक नहीं होगी। अब वो जो चौथा खंबा था वो उसका भी मजबूत होना डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। डेमोक्रेसी के भविष्य की बात आ रही, इसलिए मुझे याद आ गई। मेरा शेर जो है कि न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और ये शेर सुन लीजिए कि हज़ारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुँचने के। ये मज़हब क्या है, धर्म क्या है? हज़ारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुँचने के, मगर पहुँचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। और एक शेर ये ख़ास तौर से सुन लीजिए कि हज़ारों रंग, डेमोक्रेसी पे एक शेर सुन लीजिए, हज़ारों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं। हज़ारों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, मगर गुलशन की इज्जत आबरू ईमान सबका है।
मगर गुलशन की इज्जत आबरू ईमान सबका है। और ये हिंदुस्तान की जो महान संस्कृति है, इसको बनाने में सबका योगदान रहा है, किसी एक का नहीं रहा। आज़ादी की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम, हिंदी उर्दू सब भाषाएं लड़ी थी, सारे धर्म लड़े थे, सारी जातियां लड़ी थी। तो मैंने कहा कि जो इसमें मिल गई नदियां, जो हमारी भारत की महान संस्कृति है उसके बारे में कहता हूँ, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। और इसका एक शेर यूँ भी है कि अजंता ताज खजुराहो बुजुर्गों की निशानी है, जो दुनिया दे रही सम्मान वो सम्मान सबका है। और आखिरी शेर यूँ है कि ज़रा से प्यार को खुशियों की हर झोली तरसती है। राजा हो चाहे गरीब, प्यार की तलाश सबको है। वो प्यार कहीं बाहर से नहीं मिलेगा, आपसे ही मिलेगा। ज़रा से प्यार को खुशियों की हर झोली तरसती है, मुकद्दर अपना अपना है मगर अरमान सबका है। बहुत कुछ, मुकद्दर सबका। ज़रा से प्यार को खुशियों की हर झोली तरसती है, मुकद्दर अपना अपना है मगर अरमान सबका है। और आखिरी जो मेरा मतला है इस गज़ल का वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि उदय झूठी कहानी है सभी राजा और रानी की, उदय झूठी कहानी है सभी राजा और रानी की, जिसे हम वक्त कहते हैं वही सुल्तान सबका है। न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।